अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ICS सेकेंड ईयर के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम थोड़ी डिटेल में देखेंगे जी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का क्या काम है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिफरेंट पार्ट्स के बारे में प्रोग्राम के। तो उन डिफरेंट पार्ट्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो आप लोगों ने इसको याद करना है बेटा लाजमी तौर पे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता रहता है आपको, और साथ साथ है इसका लॉजिकल जो रीजनिंग है वो भी आप लोगों ने याद करनी है कि क्यों हम इसे जो है साथ में इंक्लूड करते हैं, क्या इसके बगैर गुजारा नहीं होता। तो इस चीज़ों को आपने ख्याल रखना है। कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई इसका क्या मकसद है, इसका क्या काम है, तो आपने बताना है जो अभी हम पढ़ रहे हैं यही आपका आंसर होगा। पहले नंबर पे उसकी पहचान देखें बेटा। पहचान क्या है? अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑलवेज बिगन्स विद द सिंबल नंबर साइन। तो हमेशा नंबर साइन के साथ ही शुरू होगी। पहचान क्या है? हमेशा इससे पहले नंबर साइन आएगा। यहाँ देखिएगा इस हाईलाइट के अंदर नंबर साइन लिखा हुआ है, नंबर इंक्लूड, नंबर इंक्लूड, नंबर इंक्लूड। तो जहाँ पर भी नंबर लिखा हो साथ में इंक्लूड लिखा हो, या फिर एक और ऑप्शन हो सकती है नंबर साइन हो साथ में डिफाइन लिखा हो। इसका मतलब दो किस्में होती हैं, जब भी आप इंक्लूड कर रहे हो या डिफ़ाइन कर रहे हो। ऐसी चीज़ें जो लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हुई हैं ऑलरेडी और आपने अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनानी है तो फिर आप नंबर इंक्लूड लिखेंगे। और ऐसी चीज़ें जो लाइब्रेरी के अंदर नहीं हैं लेकिन आपको उनका पता है क्या वैल्यू है, तो आप खुद से उसको प्रोग्राम का हिस्सा बना देंगे। ठीक है। तो दो तरह के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, ये भी आपने याद कर लेना है। एक है हमारे पास नंबर इंक्लूड और दूसरा है नंबर डिफ़ाइन। शाबाश। तो दूसरे नंबर पर हमने देखना है बेटा कि रीज़न क्या है, हम इसे क्यों इंक्लूड करते हैं। तो मैनी एक्शंस, ये इसका जवाब है। मैनी एक्शंस नेसेसरी फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम, बहुत सारे काम जो ज़रूरी हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए, सच एज इनपुट एंड आउटपुट। ज़ाहिर बात है हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं, वो कोई इनपुट लेगा या फिर कोई आउटपुट देगा, तो इन दोनों मकसद के लिए हम कोड नहीं करते। इट इज़ नॉट डिफाइंड डायरेक्टली इन सी प्रोग्राम। हम नहीं कुछ लिखते, हम कोई डिफ़ाइन नहीं करते। तो क्या होता है, दीज एक्शंस आर डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस। ये जो एक्शंस हैं ये फंक्शन की फॉर्म में ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। कहाँ पे डिफाइंड होते हैं? लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर, इन डिफरेंट सी लाइब्रेरीज। ईच लाइब्रेरी हैज़ अ स्टैंडर्ड हेडर फाइल। तो हर एक लाइब्रेरी की हमने एक हेडर फाइल बनाई होती है जिसके अंदर उसका रेफरेंस होता है, विच इज़ रेफर टू एज .h एक्सटेंशन। उस हेडर फाइल की जो उस लाइब्रेरी की तरफ रेफ़र करता है उसकी एक्सटेंशन .h होती है जी। In the above program, the stdio.h refers to the header file containing the definition of standard input and output। तो हमारा जो अभी एग्जांपल हमने देखी है, हमने ऊपर थोड़ा एग्जांपल चेक की थी, इसके अंदर stdio.h लिखा हुआ है। तो इसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट के फंक्शंस डिफाइंड है। इसके बगैर हमारा प्रोग्राम नहीं चलता। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो एरर जनरेट होगी। अब इसके अंदर जो लिखा होता है वो हेडर फाइल है। हेडर फाइल एक लाइब्रेरी फाइल है एक किस्म की, जबकि नंबर इंक्लूड जो है वो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होता है। जी बेटा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और हेडर फाइल के दरमियान। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम है शामिल करना, जबकि किसको शामिल करना? हेडर फाइल को। उसके जो अंदर लिखी हुई है एंगल ब्रैकेट के अंदर, ये उसकी हेडर फाइल है। तो अभी इसी लेक्चर के दूसरे पार्ट के अंदर मैं इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल भी आपको बताऊंगा और साथ में हम प्रूव करेंगे कि अगर ये शामिल ना की जाए तो एरर आती है, और ये जो एरर होती है इसका ख़ास नाम होता है, इसे बोलते हैं सिंटैक्स एरर। अब देखिए यहाँ पे इसको मज़ीद हमने एलाबोरेट किया है। द इंक्लूड डायरेक्टिव टेल्स द कंपाइलर वेयर टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स, फॉर एग्जांपल printf। जी बेटा, तो ऐसे ही आप लोगों को पूछा जा सकता है कि printf का मीनिंग या इसका असल मकसद कहाँ पर पड़ा हुआ है, इसका असल कोड कहाँ पड़ा हुआ है। तो इसका कोड printf का stdio.h हेडर फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। ऐसे ही एक और फंक्शन हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, scanf। तो scanf का कोड पर कहाँ पड़ा हुआ है जी? वो एक और फाइल होती है conio.h, वो उसके अंदर उसका जो फंक्शन पड़ा हुआ है। ऐसे ही जो हमारे पास एक और फाइल इस्तेमाल होगी math.h, तो इसका जो कोड है वो math.h एक फ़ाइल है, उसके अंदर कुछ और कोड पड़ा होगा। हमने अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, sqrt फंक्शन होता है उसका। तो इस तरह से हमारे पास कुछ फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं जिनका कोड इन हेडर फाइल्स के अंदर पड़ा होता है। तो अगर हम इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड ना करें तो
इसका मतलब है कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा कि इसका क्या मकसद है और वो उसका मीनिंग नहीं जान सकेगा और क्या होगा, सिंटैक्स एरर आएगी और एरर जनरेट हो जाएगा। ऐसे ही आपने देखा होगा कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, जैसे पाई की वैल्यू है। क्या वैल्यू पाई की आप सामने देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को अगर आपने फ़िक्स करना हो या कोई और नंबर जिसे आपने फ़िक्स करना हो तो आप नंबर डिफ़ाइन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है नंबर डिफ़ाइन। तो नंबर डिफ़ाइन के साथ आप अपना कोड जो होता है वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, पहले वाला जो कोड है उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो इस तरह से दो चीज़ें जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो प्रोग्राम के दूसरे पार्ट के अंदर मैं ऐसे ही एक कोड लिखूँगा, सिंपल सा कोड लिखूँगा जिसके अंदर हमने जो है इसको प्रूव करना है कि ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे एक और चीज़ याद करने वाली है, कांस्टेंट मैक्रो। कांस्टेंट मैक्रो इज़ अ नेम दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू बिफोर द प्रोग्राम इज सेंड टू कंपाइलर। तो ये आपके कांस्टेंट मैक्रोज हैं। जब भी कंपाइलर को कोड जाएगा तो ये वाली कांस्टेंट वैल्यू इस पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाएगी, नेम के साथ रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो इस नेम को हम बोलेंगे कांस्टेंट मैक्रो। तो ये वाले नाम भी आप लोगों ने बेटा याद रखने हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो इसी के ऊपर है, इसको आपने याद करना है और भूलना नहीं है। ये रट्टा मारने वाली बात है। रट्टा इस तरह का कि आपने समझ के रट्टा मारना है ताकि नेक्स्ट जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप किसी को जवाब दे सकें, क्वेश्चन का आंसर कर सकें। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं जी कोडिंग।